दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। एक्चुअली आज के दिन में मैंने बंटी पांडे का एक बहुत ख़ास एपिसोड बना के रखा हुआ था जो आपको दिखाना था। लेकिन 6 तारीख को जो एक दुखद हादसा, मैं कहूँगा बहुत बड़ी ट्रेजडी थी देश के लिए, कि हमारे देश की सुरों की शहज़ादी, नाइटिंगेल, भारत रत्न लता मंगेशकर जी का देहांत होता है 6 तारीख को। बहुत बड़ी ठेस थी दिल के लिए, दिमाग के लिए भी। लेकिन जैसे कहते हैं कि जो शख्स इस दुनिया में आता है एक ना एक दिन उसको जाना होता है, लेकिन जो एक लीगेसी, एक इतिहास बहुत बड़ा है, कुछ यादें, कुछ अचीवमेंट्स जो वो शख्स पीछे छोड़ के जाता है, वो आने वाली कई जनरेशन उसको याद रखती हैं। आपको हैरानी होगी कि मैं इस क्राइम चैनल में लता जी का ये एपिसोड क्यों सुना रहा हूँ। यहाँ भी एक किस्म का क्राइम शामिल है, एक इमोशनल क्राइम, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कि इतनी बड़ी शख्सियत को कुछ सिखाने के लिए, कुछ उसको दिखाने के लिए कि हम आपसे बड़े हैं, हम सरकार का हिस्सा हैं, और आप अगर हमारी बात से सहमत नहीं हैं तो उसका हम आपको कुछ ना कुछ जो तरीका है वो बदला लेने का, या उनको एहसास दिलवाने का कि आप बड़ी ताकतों से पंगा नहीं ले सकते। वो ऐसी क्या बात थी जिसके लिए लता जी के साथ इस किस्म का व्यवहार किया गया। मैं फिल्में तो नहीं देखता हूँ, लेकिन म्यूज़िक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लता जी के गाने मैं सुनता आया हूँ तकरीबन अपने बचपन से, और उसके साथ ही जो लता जी ने एक पंजाबी में हीर, जो हीर रांझा जिस कहानी पे फिल्म भी बनी, उसको लता जी ने बहुत एक डिफरेंट अंदाज में गाया था। ये अर्ली 70s की बात है, और तब से मैं लता जी का मुरीद हो गया था, फ़ैन बन गया था और आज तक हूँ। बात कुछ ऐसे ही हुई कि वो उसके पहले भी जो 1962 की चाइना से लड़ाई के बाद जो एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था, हमारे सबके दिलो दिमाग में बसा था, घर घर में जिसकी गूंज थी, हमारे पूरे देश में और देश की सरहदों पे, जिसको एक बुलंद आवाज़ में हर शख्स गा लिया करता था। उस ज़माने में किसी ने कहा था कि जैसे हमारा नेशनल एंथम जो है वो जनगण मन है, लेकिन उसके अलावा एक फोक एंथम जो आम गाँव खेड़े में लोग कभी भी गाने लग जाते हैं, वो फोक एंथम था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। और इस गाने की, इस गीत की, मैं गाना नहीं कहूँगा, गीत कहूँगा, अपनी एक बहुत अजीबोगरीब कहानी है, और उस कहानी का अंत कुछ दुखद होता है। वो मैं किस्सा आपको सुनाऊँगा। ये गीत जो है ये लिखा था कवि प्रदीप ने। 1962 में चीन के साथ लड़ाई के बाद देश में एक थोड़ा सा नमोशी का माहौल था, हमारे फौजियों का बहुत नुकसान हुआ था, देश को बहुत नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं ऐसा समझे जाने लगा था कि हम जो हमारे दुश्मन पड़ोसी देश हैं उनके सामने कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ते जा रहे। और आज़ादी के मिलने के बाद देश के लिए ये पहली लड़ाई थी अक्रॉस द बॉर्डर्स। पहली बार हमारी जो आर्मी थी उसको दुश्मनों का सामना करना पड़ा। हालांकि हमारी आर्मी के बहुत सारे लोग वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार टू में अंग्रेज़ों के साथ काफ़ी हिस्सा ले चुके थे, लेकिन बॉर्डर पे अपने देश की सरहद की रक्षा करने के लिए जो कुर्बानियाँ उन्होंने 1962 में दी, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है, जिसको कलम बंद किया कवि प्रदीप ने। कवि प्रदीप मुंबई में रहते थे, विले पार्ले में उनका घर है। जब हम विले पार्ले से अंधेरी की तरफ जाते हैं तो
वहाँ पे एक सिगरेट फैक्ट्री आती है, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक बंगला है वहाँ पर। बाकी तो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, लेकिन एक छोटा सा पुराने ज़माने का बेंगलो है जिसके बाहर तुलिका नाम का बोर्ड लगा हुआ है। तुलिका उनकी बेटी मित्तल प्रदीप का आर्ट स्टूडियो है, जहाँ पे पेंटिंग्स और ये काम सिखाया जाता है। और वही बहुत सालों से कवि प्रदीप जी की रिहाइश हुआ करती थी। आज उनकी बेटी उसी घर में रहती है, छोटे से बंगले में। तो मेरा उस घर में काफ़ी आना जाना रहा है। मित्तल से मेरी छोटी बहन जैसी है। मैंने काफ़ी आर्टिकल्स कवि प्रदीप जी के ऊपर और मित्तल प्रदीप के ऊपर, वो सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो मैं डिफरेंट जहाँ जहाँ अखबारों में काम किया, गाहे बगाहे जब कभी बात होती थी तो मैं उन पर लिखता रहता था। तो हम कांस्टेंट टच में थे। तो उस घर में मैंने एक बार जब गया तो मित्तल ने मुझे बताया कि वो गाना कैसे लिखा गया। वो इस वीडियो के साथ मैं कवि प्रदीप जी की बेटी का एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाऊंगा, जो उसने ख़ास तौर पे हमारी इस चैनल के लिए घर में बैठे बैठे रिकॉर्ड करके भेजा है। वीडियो है, बड़े ध्यान से सुनना, आपको कुछ बातें ऐसी मालूम पड़ेंगी जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। तो वो गाना जब लड़ाई के बाद 62 में महबूब खान बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री में एक रिवायत थी कि जब कहीं मुल्क में हड़ आ जाए या फ्लड्स आ जाए या कोई और नेचुरल त्रासदी हो जाए, तो उसके लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग किया करते थे, जिसमें कुछ लोगों को एंटरटेन करना, उसमें से जितने कुछ हज़ारों लाखों रुपए इकट्ठे होते थे वो नेशनल रिलीफ फंड में दे देना, ताकि वो पैसा सरकार के काम आ सके। देश की ओवरऑल माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी, बजट के लिए पूरा पर्याप्त पैसा नहीं होता था, तो छोटा मोटा जो एक योगदान फिल्म इंडस्ट्री अपना देश के लिए कर सकती थी वो किया करते थे। तो 62 की लड़ाई के बाद, चीन की लड़ाई के बाद, महबूब खान ने अपने दोस्तों से सलाह की कि क्यों ना इस इतनी बड़ी जो हिंदुस्तान के साथ एक हादसा हुआ है उसकी मदद के लिए और देश का जो मोराल थोड़ा नीचे जाता नज़र आता उसको उठाने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम नेशनल लेवल पे दिल्ली में किया जाए। तो उसके लिए महबूब खान के दिमाग में एक फुरना आया कि क्यों ना एक इस हालात पे एक गीत लिख के, नया गीत जो सिर्फ इसी पे बेस्ड हो, थीम्ड हो, और उसको लेके शुरुआत की जाए उस प्रोग्राम की। उसके लिए दिल्ली में रामलीला ग्राउंड का मैदान बुक करवाया गया। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये गीत शायद 26 जनवरी को लाल किले पे पढ़ा गया या 15 अगस्त को जनपथ पे पढ़ा गया। नहीं, ये गीत पढ़ा गया था, एक किसी कोई त्यौहार नहीं था, कुछ नहीं था, फिल्म इंडस्ट्री का फंक्शन था, लेकिन सरकारी सरपरस्ती में किया जा रहा था और दिल्ली की रामलीला ग्राउंड में ये फंक्शन हुआ था। तो ये मैं एक जानकारी जो मित्तल प्रदीप ने मुझे दी वो आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं मित्तल प्रदीप, कवि प्रदीप की बेटी हूँ, जिन्होंने लेजेंडरी गीत ए मेरे वतन के लोगों लिखा। कल मेरे पिता कवि प्रदीप जी का जन्म दिवस था, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 6 फरवरी। उनका जन्म हुआ था 1915 में और अपने इस नश्वर देह को छोड़ा उन्होंने 11 दिसंबर 1998। कल का दिन ऐसा रहा कि सवेरे तो ये था कि प्रदीप जी का जन्म दिवस है, हम उसको खुशी खुशी मनाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद लता दीदी का जो समाचार हमें प्राप्त हुआ, तो उसके बाद में एक ऐसा अलग अलग मन में विचार, अलग अलग उसमें भावनाएं मन में आती गई और कई
पुरानी चीज़ें, कई पुरानी बातें याद आती गई। तो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ कि ये गीत कैसे बना और कैसे लता दीदी, सी रामचंद्र और कवि प्रदीप की इन 3 लोगों की जोड़ी ने, मतलब जोड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन 3 लोगों ने मिलकर के इसको कैसे एक लोकप्रिय गीत बनाया जो आज 60 साल होने आए हैं तब भी इतना ही लोगों के मन में जीवित है और एक ऐसी ऊंचाई उसको मिल गई है कि वहाँ पर अब कोई भी ऐसा कोई रचना वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। कवि प्रदीप जी मन में बहुत आहत थे जब चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई और कई हमारे जवान इसमें शहीद हो गए। तो उनके मन में था कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई शहीद के ऊपर कोई कुछ ज़्यादा कुछ बात नहीं हो रही है, कोई बोल नहीं रहा है। महबूब खान घर पे आए, बड़े प्रोड्यूसर थे। उन्होंने कहा कि प्रदीप जी, एक दिल्ली में कार्यक्रम होने वाला है और उस कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि आप भी एक गीत हमें दीजिए जो वहाँ पर गाया जाएगा। उस वक्त कवि प्रदीप जी के मन में यही बात थी शहीदों की और 1-2 दिन पहले ही शायद उन्होंने रास्ते पे चलते हुए एक लाइन लिख दी थी, एक पंक्ति, कि जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। वो उनको लगा कि महबूब खान जो बोल रहे हैं उसको इसी पंक्ति को आगे बढ़ा के एक गीत बनाया जाए और उसी को हम आगे चल के देते थे। वो आए घर पे, बैठक हुई, ये डिसाइड हुआ कि ये फीमेल वॉइस होगा। लता दीदी को कांटेक्ट किया गया, वो आई, छोटा सा एक रिहर्सल हुआ। हमको तो नहीं सुनाई दिया, बापू का कमरा बंद रहता था, लेकिन हम कोशिश करते थे देखने की क्या हो रहा है। लता दीदी दिल्ली गई, चितलकर काका गए, कवि प्रदीप को इनविटेशन नहीं था। खैर वो कोई बात नहीं है, अब वो पुरानी बात हो गई और गाना वहाँ गाया गया। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। हम ये आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका एक मूड बाद में चेंज होता है। तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। और मूड चेंज हुआ दूसरी ही लाइन से, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। और फिर शुरू होता है, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। पिन ड्रॉप साइलेंस था, एकदम से मूड वहाँ चेंज हुआ। इमोशनली लोग चार्ज्ड थे, दुख था मन में। एक शहीदों के लिए ऐसा लग रहा था कि हाँ, हम भूल गए क्या उनको, और आंखों से पानी जा रहा था। लता दीदी ने खुद कहा है कि मैं खुद अपने आप को कंट्रोल करके गा रही थी क्योंकि सभी सामने बैठे व्यक्ति जितने थे वो सभी रो रहे थे, सभी की आंखों में आंसू थे। और जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त के, वो इमोशनली जैसे टूट गए थे, उनकी आंखों से पानी बह रहा था। और ये गीत उस वक्त जन्म लेकर आज 60 साल तक एक ऐसी ऊंचाई को प्राप्त करके बैठा है कि वहाँ अब कोई नहीं पहुँच पाएगा। लता दीदी का स्वर, कवि प्रदीप की लेखनी और सी रामचंद्र जी का संगीत इस गीत को इस तरह से लोकप्रिय बनाएगा, वो उस वक्त किसी को पता नहीं था। दिल दिल में बसा हुआ गीत है और आज मैं याद करती हूँ तीनों को, हाथ जोड़ के मैं नमन करती हूँ और आशीर्वाद देते रहे हमें लता दीदी, मेरे पिता कवि प्रदीप जी, अन्ना, चितलकर काका। देश को आशीर्वाद दीजिए, देश अच्छे से आगे रहे। बस यही मैं सबको आज के दिन हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ और आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्ते। तो उस फंक्शन के लिए उन्होंने, उस गाने के लिए, उस गीत के लिए महबूब खान ने कवि प्रदीप जी से बात की। तो उसके थोड़े दिन पहले ही, वो मितुल ने भी बताया आपको, तो कवि प्रदीप जी खुद भी सोच रहे थे कि मैं इन हालात में एक अच्छा गीत लिखूं जो देश के हौसले जो हैं उनको बुलंद करने में
हमारी जो आत्मा की आवाज़ है उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए, देशभक्ति के लिए, सरहदों की राखी के लिए, हमारे जो जवान हैं जिन्होंने जो दिन रात हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, उनका हौसला अफजाई के लिए कुछ लिखे। उन्होंने ऑलरेडी कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। खैर, तो वो गीत वो तैयार करते हैं काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद, फिर उसमें से सिलेक्टेड अंश लेते हैं और वो गीत रेडी होता है तो महबूब खान को सूचित करते हैं कि मैंने गीत लिख लिया, बताइए आगे क्या करना है। तो महबूब खान ने लता मंगेशकर से बात की कि आपको ये गीत गाना है, क्योंकि देशभक्ति का काम था, देश का काम था। तो लता जी मान गए और वो दोनों प्रदीप जी के घर जाते हैं, वहाँ पे गीत की पंक्तियाँ सुनी जाती हैं। और उसके बाद दादर के एक स्टूडियो में सी रामचंद्रन जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनके मार्गदर्शन में, उनके म्यूज़िक में, उनके डायरेक्शन के नीचे ये गीत रिकॉर्ड किया गया मुंबई के दादर इलाके के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। उसके बाद जो बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार थे उनके लिए, जो बड़े कलाकार थे उनके लिए इंडियन एयरलाइंस की टिकट्स बुक करवाई गई दिल्ली जाने के लिए। जो कुछ छोटे कलाकार थे हमारे तुम्हारे जैसे, उनके लिए ट्रेन की टिकट्स बुक करवाई गई। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि कभी प्रदीप जी को इनविटेशन नहीं दिया गया। अब देखिए कि क्योंकि कभी प्रदीप कोई स्टार नहीं थे, वो फिल्मों के हीरो नहीं थे, वो कोई सिंगर नहीं थे। नाम तो बहुत था लेकिन ग्लैमर के साथ जुड़े हुए नहीं थे। कहते हैं कि एक ईमानदार आदमी की आप ईमानदारी खरीद के ले जाओ, उसका नाम खरीद के ले जाओ तो इंसान को तो कुछ नहीं मिलता। खैर, ये बहुत बड़ा नमोशी का कारण था, लेकिन कवि प्रदीप जी ने इतनी बड़ी घटना को भी अपनी स्ट्राइड में लिया, कभी किसी से गुस्सा गिला नहीं किया। अब आपको आगे की पूरी कहानी सब मालूम है, कैसे उस रामलीला मैदान में जब लता जी ने ये गीत गाया तो पूरे के पूरे जो हज़ारों लोग बैठे थे सबकी आंखों में आंसू थे। और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे वो खुद अपनी आंखों को साफ कर रहे थे, आंसू नज़र आ रहे थे सबको। इतना टचिंग गीत है, था नहीं कहूँगा मैं, है, आज भी है। तो उस गीत से लता मंगेशकर को एक नई पहचान मिली, जिसको बोलते हैं कि आदमी जो ऑलरेडी बुलंदियों पे हो, बहुत बड़ी पहाड़ी पे हो, लेकिन उससे बड़ी पहाड़ी भी उसको माउंट एवरेस्ट मिल जाए तो उसका क्या कहना। तो लता जी के लिए वो गीत का पॉपुलर होना, जो करोड़ों में बिकता था, करोड़ों लोग उसको सुनते थे, कोई ऐसा त्यौहार, ऐसा दिन नहीं होता था जब वो गीत नहीं बजता था। उससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली, लोग प्रेरित हुए, आर्मी में भर्ती होना शुरू किया, नेवी में, एयरफोर्स में लोगों का ध्यान गया। तो कहीं ना कहीं से उस गीत ने एक नई जनरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे इंस्पायर किया। मेरे हिसाब से कोई उसके बराबर का गीत आज तक किसी और लेखक ने, राइटर ने या किसी ने हिंदुस्तान में तो नहीं लिखा। रीजनल लेवल पे कुछ गीत हैं, जैसे पंजाब में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मूवमेंट थी तो पगली संभाल जट्टा बहुत फेमस हुआ। इसी तरह हर स्टेट में गीत होते हैं, लेकिन वो एक हद तक ही सीमित हो जाते हैं, उसके बाहर ज़्यादा नहीं जाते। लेकिन ये एक अकेला गीत था जिसने पूरी हिंदुस्तान की आवाज़ बन के एक अपना नया मुकाम हासिल किया। करोड़ों की गिनती में इस गीत को सुनने वाले कुछ ही दिनों में हो गए और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चलने वाला गीत रेडियो हो, जो उसके जब टीवी आ गई तो टीवी पे, सरकारी फंक्शनों पे, आर्मी की कंटोनमेंट्स में, छावनियों में, कोई स्कूलों में, कॉलेजेस में, कोई ऐसा अदारा नहीं था जहाँ पे ये गीत नहीं बजाया जाता था लोगों को इंस्पायर करने के लिए। लेकिन आप देखिए ट्रेजेडी कैसे होती है। अब जो मैंने क्राइम की बात की थी, एक ये इमोशनल किस्म का क्राइम है।
एक हंकार किस्म का क्राइम है कि वो गीत 2015 से बजना बंद हो गया। किसी सरकारी फंक्शन पे, किसी सरकारी अदारे पे, किसी नेशनल न्यूज़ चैनल पे, किसी ऑल इंडिया रेडियो पे या किसी आर्मी की छावनियों में ये गीत 2015 के बाद नहीं बज रहा है। क्या ये क्राइम नहीं है? क्या ये इतने बड़े शख्सियतें जो थी, कवि प्रदीप, लता मंगेशकर, जिनको हमने भारत रत्न से सम्मान दिया, क्या उनके सम्मान को ये ठेस नहीं थी कि उनका देशभक्ति का लिखा हुआ गीत आप कहीं चलने नहीं देते, बिना रोक लगाए रोक लगा दी? ये बहुत मुझे रोना आता है ऐसी सरकार में जो कुछ अफसर बैठे हैं, अफसरशाही बैठी है, जो पॉलिटिकल लीडर बैठे हैं, वो लोग इस किस्म का क्राइम कैसे कर सकते हैं। ये तो आत्मा को मारने की बात है। ये हिंदुस्तान की सोल को, आत्मा को मारने का क्राइम है। अगर इस किस्म के गीत अनऑफिशियली बैन हो सकते हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। जो गीत हमारे नेशनल चैनल पे या हमारी सोशल मीडिया पे लेक्चर किस्म के चलते हैं, डबल मीनिंग गीत चलते हैं, उनकी शब्दावली भद्दी होती है, देश के खिलाफ, शान के खिलाफ गीत भी चल रहे हैं, उनको इजाज़त है, उनको करोड़ों रुपए की रॉयल्टी मिलती है। लेकिन ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। उसने क्या जुर्म किया था, क्या क्राइम किया था, क्यों उसको रोका गया, क्यों बजने नहीं दिया जा रहा? इसका जवाब कवि प्रदीप के परिवार के पास नहीं है। इसका जवाब एक ही शख्स के पास था, एक ही शख्सियत के पास था, वो थी लता मंगेशकर। और आज उनकी आवाज़ भी बंद है। ये राज कौन बताएगा? देश के लोगों को यह जवाब कौन देगा कि देशभक्ति से भरा हुआ ऐसा गीत क्यों रोका गया? यह जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। बात कुछ ऐसे थी कि किसी अदारे ने किसी फंक्शन में शमूलियत करने के लिए लता मंगेशकर को रिक्वेस्ट की, जो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ऐसे फंक्शन में नहीं जाती हूँ। और उस दिन के बाद कुछ इस किस्म की हवा बना दी गई कि ये गीत नहीं चलेगा। 2015 तक करोड़ों लोगों ने ये गीत सुना था। पहले तो उसकी रॉयल्टी नहीं दी जाती थी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से, जिसके पास इसके राइट्स थे। सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लड़ना पड़ा, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े राइटर्स ने साथ दिया, जिनमें जावेद खान एक थे, जावेद अख्तर, और फिल्म राइटर्स एसोसिएशन, उन्होंने वो केस लड़ा। अकेले कवि प्रदीप नहीं, हज़ारों जो फिल्म लेखक थे, कहानियाँ लिखने वाले, गीत लिखने वाले, उनको रॉयल्टी मिलने का एक एक्ट पास किया गया, जिस कानून के तहत सबको उनकी लिखी हुई चीज़ों की रॉयल्टी मिलने लगी। बहुत लोगों ने इसको अपोज किया, और जो बहुत बड़ा माफिया, म्यूज़िक माफिया बैठा है फिल्म इंडस्ट्री में, उन लोगों ने अपोज किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राइटर को, लेखक को पैसा मिले। वो पूरा पैसा खुद हड़पना चाहते थे। लेकिन वो कॉपीराइट एक्ट आने के बाद जब पैसा देना पड़ा तो उनको तकलीफ़ हुई। जो करोड़ों रुपये हर साल म्यूज़िक कंपनीज़ के खाते में जाते थे, उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा उन राइटर्स को देना पड़ा। तो म्यूज़िक कंपनीज़ वाले भी दुखी थे, उनको भी एक रंजिश थी। और रंजिश इसलिए थी कि इसकी शुरुआत शायद कवि प्रदीप के परिवार ने की थी, तो इसलिए उसका बदला लेने के लिए सरकारी अदारों से मिलके म्यूज़िक कंपनीज़ ने उन लोगों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया जो लोगों ने उनके खिलाफ केस किए थे। तो मैं इसको बहुत, एक राइटर होने के नाते, खुद एक लिटरेरी फील्ड में रहते हुए, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ये गीत क्यों चलने से
रोका जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी वो 6 तारीख को लता मंगेशकर जी को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए नंगे पांव गए। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मोदी जी, अगर आपके दिल में भारत रत्न लता मंगेशकर के लिए इतनी श्रद्धा है तो आप इस बात की इंक्वायरी कीजिए कि इस गाने का 2015 से चलना क्यों बंद हुआ। जिन लोगों ने इस गीत का कत्ल किया उन लोगों को सज़ा आप कब कैसे दिलवाओगे? इस बात का जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के हाथ में कुछ नज़र नहीं आता। तो आज का किस्सा मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ज़रूर सुनिए मित्तल प्रदीप की बातें कि ये गीत कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, और साथ में मैं वो पहली पिक्चर जो लता मंगेशकर जी जो कवि प्रदीप में घर में आती हैं इस गाने की ट्यून का थोड़ा डिस्कस करने के लिए, वो तस्वीर मुझे उनकी कवि जी की बेटी ने भेजी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़रूर देखिए और अपने रिएक्शन आने वाले दिनों में कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दीजिए। कल को मैं आपको वो किस्सा सुनाऊँगा बंटी पांडे वाला, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आप सुनिए, इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।